एक तांत्रिक की स्टोरी सुनाता हूँ बहुत बढ़िया। अच्छा, आप तांत्रिक वर्ड आपके सामने जब आता है आपको क्या लगता है? जो ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर हटाते हैं। सर हमारे माइंड में तो पिक्चर बनती है शमशान घाट पे वो मुंडी लेके और मंत्र जाप हो रहा है, या फिर डॉल है उसमें वो सुई गड़ रही है। जैसे मान लो बाहर एक तांत्रिक आए, बोले कि मैं थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, आप उसे आने दोगे? नहीं सर देखो, अगर हमारे आगे आ गए वो, तो हम तो ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे एंट्री तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक ही दान, उनको बुरा भी न लगे, कुछ दान वान में माफी वाफी मांग लेंगे कि तो क्योंकि तांत्रिक की इमेज ही यही होती है। हाँ, क्योंकि हम जब सबसे ज़्यादा मूवीज और इन सबसे इंस्पायर्ड होते हैं, हमने जिस भी मूवी जब भी तांत्रिक देखा है तो वैसा ही होता है, जो ओकल्ट होता है बेसिकली, आत्माएं पकड़ना और किसी के ऊपर कुछ करवा देना। और ऐसे कई लोगों के पास सिद्धियाँ होती है, वो वैसे भी गलत यूज़ करते हैं उनका, बट गलत यूज़ करते हैं तो लास्ट में जाकर उनके साथ भी गलत होता ही है। तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस में दिख भी जाएगा। लेकिन इनका एक कुछ ऐसे भी होते हैं, इनका बहुत बेटर साइड होता है, बहुत अच्छा साइड होता है। कुछ लोग अपने खुद के नॉलेज के गेन करने के लिए, कुछ लोगों का भला करने के लिए ऐसे काम करते, मतलब तंत्रा इज़ बेसिकली अ साइंस। तो ऐसा बोला जाता है। फिर अगेन मैं फिर भी एलिजिबल नहीं, बट मैंने जितना सुना देखा उसके से बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ साइंस टू कनेक्ट विद हायर बींग्स और लोअर बींग्स। मतलब आपके पास मीडियम से, आज आपको किसी से यूएस में बात करनी था, ऑब्वियसली फ़ोन से करोगे या नेट से करोगे, तो मीडियम में कनेक्ट करने का। तो ऐसे ही तंत्रा इज़ लाइक, तंत्रा इज़ टूल। आपके पास टूल है, तो तंत्रा क्या होता है? छोटा रास्ता होता है। अब उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो तो बड़े गुरुजी बताएंगे, तो मैंने जितना सीखा है बेसिकली क्या होता है, एक सही साइड भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत अच्छे, जो मेरे से अपनी बात भी हुई थी कि कई लोग जो इनको भगाते हैं या ठीक करते हैं लोगों को जिनके साथ कुछ इशू होता है। तो ऐसी एक स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या था ना, ये है हिमाचल की, तो आई थिंक शिमला के आसपास की कोई जगह थी। तो वहाँ पे एक व्यवसायी, मतलब छोटा व्यापारी था। व्यापारी कहता हूँ, उनका टेंट वगैरह का काम था। तो टेंट हाउस का पूरा अच्छा खासा काम था। उनके 2 बच्चे थे। एक था बेटा, उसकी एज थी करीबन 3-4 साल के आसपास की एज थी, और एक बेटी थी जो करीबन 9-10 साल के आसपास की रही होगी। जो बेटे का नाम था उस टाइम पे उन्होंने सोम रखा हुआ था। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और बेटी का तो खैर मुझे नाम नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, उनका पहले वो किराए के घर में रहते थे। अब किराए के घर में टेंट का सामान कहाँ रखें, तो उनको टेंट के सामान के लिए गोदाम रखना पड़ता था, उसका किराया देना पड़ता था। फिर कभी भी काम आए तो पहले गोदाम पे जाओ, फिर जाओ, और शहर से दूर था। तो उन्होंने एक घर ढूंढना शुरू किया। अपने पैसे से जोड़े थे उन्होंने, अपना बजट था उनका, उन्होंने घर ढूंढने शुरू किए। तो अलग अलग घर ढूंढे उन्होंने। तो उन्हें अपने जो शहर था उससे 4-5 किलोमीटर दूर ही एक घर दिखा। बढ़िया बड़ा घर था, उसमें घर बना हुआ था। घर के इस तरफ एक मंदिर था और पीछे बहुत बड़ी जगह थी खाली। तो उनको ने देखा, उनको घर पसंद आ गया कि यार यहाँ पीछे वाली जगह पर तो मैं अपना टेंट का गोदाम बना लूँगा। घर है ही, घर पुराना था, उसमें कोई रह नहीं रहा था। तो उन्होंने पसंद आ गया, भाई घर पसंद आ गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी को दिखाया, बच्चों को, सबको पसंद आ गया। अच्छा, जब इनको पैसे का पता लगा तो जितना बजट ही लेकर चल रहे थे उससे कम बजट में वो घर था। उससे पहले जितने भी घर देखे उनके बजट में थे पर छोटे थे, लेकिन ये घर बड़ा भी था और अपने बजट से कम में भी था। बिल्कुल आप वही सोच रहे हो ना? मैं तो ये सोच रहा हूँ जो घर खाली होगा कभी नहीं लूंगा जिंदगी में। और प्लस जो कम बजट में है और एरिया बड़ा है तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर कोई मजबूरी है यार यही लेना है, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई नहीं लो भाई, घर ही मत लो। ये सबसे कॉमन पॉइंट होता है। हाँ। भाई कुछ भी चीज खरीदने का लालच सिर्फ पैसा ही होता है। अगर वो कम दिखा रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। पर यहाँ उसका लॉजिकल रीजन था कम होने का। सो मैं इसलिए कहता कि आप वही सोच रहे हो ना, तो वो बदलने वाला है अभी। कहानी में ट्विस्ट है। हाँ। सो अब आसपास वाले लोगों से बात की तो आसपास लोगों ने बोला कि ये घर में तो भूत रहता है। बोले यहाँ पहले भी एक फैमिली रही थी, वो कुछ दिनों में खाली करके चली गई। तो अब किससे पता करें? तो उन्होंने ओनर को ही कॉल किया। तो जो ओनर थे वो दिल्ली में रहते थे, उनका मेडिकल स्टोर वगैरह कुछ था यहाँ पर। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब घर तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन एक तो इसकी कीमत मार्केट से बहुत कम कर रखी है आपने, और दूसरा गांव वाले बोल रहे हैं कि घर तो शापित है, इसमें तो भूत वगैरह रहता है। तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, फिर आप देख लेना। तो उन्होंने बोला कि ये घर मेरा नहीं है, मेरे चाचा जी का है। वो तांत्रिक थे और वो इस गांव में लोगों की हेल्प किया करते थे। किसी को कुछ हो गया, छोटा मोटा काम हो गया, पूजा वूजा करवानी है, करवा दिया करते थे। तो इस तरह से वो तांत्रिक थे, इसलिए गांव वाले बोलते हैं कि उनका भूत है घर के अंदर। बाकी मैं क्यों इस घर को बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे उनकी कोई संतान तो थी नहीं, मैं इकलौता वारिस था, तो मुझे तो ये घर मिल गया। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप यहाँ के क्यों नहीं रहते? बोला भाई साहब मेरा यहाँ पे बड़ा
काम है, मेडिकल स्टोर, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है मेरा, मेरे बीवी बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं पागल हूँ जो दिल्ली छोड़ के वहाँ के रहूँगा गाँव के अंदर, ठीक है। और ये घर वैसे भी मैंने अपने पैसों से खरीदा ही नहीं है, ये तो मेरे चाचा ने दे दिया मुझे, मेरे को तो विरासत तो मिला है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने में बिक रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये आप कह रहे हो कि इसमें कुछ है, तो इसमें मैं खुद रह चुका हूँ 1-1.5 महीना, आया था छुट्टी बनाने में, मुझे तो कभी कुछ नहीं फील हुआ, ठीक है। बाकी गांव वाले जो बोले वो बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस कीमत में इतना बड़ा घर मिल जाए तो वो ले लो, ऑफ़र आपके सामने है, लेना है तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे बिकेगा तो भी बढ़िया है और नहीं बिकेगा तो और भी बढ़िया है, पड़ा रहेगा। फोर्स नहीं किया, मतलब अपने ऊपर छोड़ दिया, लेना छोड़ दिया ना, बता दिया सच्चाई ये है। अब आप गांव वालों की मान लो, मेरी मान लो या अपनी मान लो, आप डिसाइड कर लो। अब आदमी धर्म संकट में फंस गया, फिर किसके पास जाएगा? बीवी के पास। बीवी के पास पहुंचा, बीवी से पूछा तो बीवी बोली कि देखो अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसा घर लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन भी क्या है, तुमको अपना काम भी करना है, तुम बहुत दिनों से सोच भी रहे हो, तो बेसिकली वो ड्रीम हाउस था उनके लिए। तो उसकी बीवी ने बोला कि एक काम करते हैं, चलते हैं घर में पूजा पाठ करवा लेंगे, रह के देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब भाई डील हुई, मकान लिया मकान लेके थोड़ा बहुत उसका रिनोवेशन कराया। अच्छा हाँ, उसने एक और चीज़ कही थी कि आप एक काम करो, आप ले लो घर, वैसे भी पुराना घर है, क्या रहोगे इसमें, इसको तोड़ दो, बढ़िया पूजा पाठ करवाओ और नया घर बना लो। तो अब उन्होंने लिया, पर उनका इतना बजट नहीं था कि तोड़ के दोबारा बना ले, क्योंकि बिजनेस भी तो है, वो भी तो संभालना होता है। तो उन्होंने ले लिया, उसी को रिफर्बिश करवा लिया वापस से, रिनोवेट करवा के। उन्होंने बोला कि बाद में थोड़े टाइम पैसा इकट्ठा हो जाए तो बनवा लेंगे, अभी पूजा पाठ करवाते हैं। तो ठीक है साहब, पूजा पाठ हुआ। अब जैसे ही पूजा पाठ हुआ घर में, तो सब बहुत कुछ लोगों को बुलाया कि अब गाँव वाले तो आए ही नहीं कि भूता घर है, इसमें कौन जाएगा। तो इनके खुद के क्लोज परिवार के 5-6 लोग थे, ये जो बच्चा है जैसे सोम है जो, उसकी नाना नानी थे, ये सब थे। तो हवन जलाया गया। अब जैसे हवन जलाया गया तो हवन का धुआं तो पूरे घर में फैलता है, लेकिन यहाँ धुआं निकल के गेट से बाहर जा रहा, सिर्फ ना इधर जा रहा ना इधर, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अरे तेरी, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। तो सब लोग देख रहे हैं धुआं इधर ही क्यों जा रहा है। तो उनको लगा हवा चल रही है, खिड़की से हवा आ रही है, इसलिए इधर जा रहा है। तो उन्होंने जाकर खिड़कियाँ बंद कर दी कि अब कोई हवा नहीं आएगी, अब पूरे घर में फैलेगा। और वैसे भी अच्छा धुआं होता तो घर में फैलना चाहिए, लेकिन वो धुआं तो भाई साहब गेट के बाहर ही जा रहा। अब सब लोग सोच रहे हो क्या रहा है, पंडित भी जो कर रहे हैं वो भी सोच रहे कि चक्कर चल रहा है। बंद करने के बाद भी उसी तरफ जा हाँ रहा है। हाँ, गांव का पंडित तो आया ही नहीं, पंडित भी बाहर से बुलाया गया था, क्योंकि गांव पंडित मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा। और वो भी पंडित बहुत चक्का रह गया, उसने भी ध्यान नहीं दिया, छोड़ा तो अपना काम करते हैं। पूजा वूजा हुई, सब सेटल हुआ, फिर उसके बाद ये लोग रहने लग गए। अब एक दिन की बात है, ये जो बच्ची थी इसके, मतलब ये 2 सिस्टर ब्रदर थे, तो ऐसे ही वो बच्चा जो था वो ऊपर छत के ऊपर खेल रहा था और नीचे वो बच्ची अपना काम कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि जा सोम को बुला ले, नहा लेगा। तो उसने आवाज़ दी, सोम नीचे आ जा नहा ले। तो उधर से आवाज़ आती है, सोम की नहीं, एक बड़े आदमी की, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहाता नहीं हूँ। डर गई, ये क्या हुआ, भाग के अंदर गई, बोले मम्मी मैंने इसको आवाज़ दी और ऐसे आवाज़ आई। तो बोलती पागल है क्या तू? बोलती नहीं मम्मी सही बोल रही हूँ। इतने में सोम उतर के नीचे आ गया। तो बोलती उससे कि तेरे को मैंने आवाज़ दी थी ना। बोलते दीदी मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब छोटी बच्ची कौन विश्वास करेगा उसको लगा पता नहीं क्या चक्कर है। तो फिर उसने, उसकी मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया तेरे को, क्योंकि 9-10 साल के बच्चे को पता होता है कि घर में भूत भूत की बातें चल रही, तो ऐसा है। ठीक है साहब, अब फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा। फिर ऐसे ही एक दिन वो वापस से बैठे कुछ पढ़ रही थी, तो उसको सामान चाहिए था, उसने बोला गई सोम। तो उसने सोम बोला, उधर से फिर से आदमी कहा हाँ। चुप हो गई बच्ची वापस से। उसने फिर जाकर अपनी मम्मी से बोला। तो उसकी मम्मी बाहर निकली घर से और चारों तरफ देखा। तो अब उसकी मम्मी घूम कर आई और वो बच्ची बुरी तरह घबराई हुई। तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई रेडियो वेडियो बज रहा होगा। तो बोलते मम्मी एक काम करो, इस बार आप आवाज़ दो। तो उसकी मम्मी ने आवाज़ दी सोम। उधर से आवाज़ आई हाँ। अब आवाज़ आती उसकी बिल्कुल सन। अब क्या आवाज़ उस लड़की को नहीं आई, उन्हीं को आई सिर्फ। तो लड़की शक्ल देखकर पहचान गई, आई ना आपको आवाज़? बोली हाँ। इतना बोलते हुए उन्होंने बच्चे को गोदी में उठाया, उसको लड़की को लेकर बाहर जाके बैठ गई करके। हस्बैंड आए शाम को, तो उनसे आते उन्होंने सब कुछ बता दिया कैसे ऐसे घर में आवाज़ आ रही है। तो बोलते तुम लोग ना फालतू में डर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, बकवास मत करो। यहाँ आए नए नए, ये गाँव वाले हैं ना, ये परेशान कर रहे हैं, तुम चलो घर के अंदर, मैं भी देखता हूँ आज क्या होता है। तो आए, खाना वाना खाया बढ़िया, बोले देखो कुछ भी नहीं है, भाई कोई होता तो आवाज़ आती ना बार बार। तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ नहीं है, जाके सो गए। और वो बच्ची को नींद नहीं आए।
तो जब सब कुछ शांत हो गया घर के अंदर रात के टाइम पे 10:30-11 बजे के आसपास, उस टाइम तो लोग वहाँ पे तो वैसे ही जल्दी सो जाते हैं, तो उसने चेक करने के लिए कि वाकई में कोई है या नहीं, उसने आवाज़ लगाई, सोम, बहुत धीरे से। तो उसका आवाज़ आई, हाँ। ओ भाई साहब, लड़की तो उठ के रोने लगी, मम्मी पापा को बताया कि ऐसे आवाज़ आई। अब उसके पापा खड़े हो गए, बोले क्या तुमको बार बार आवाज़ आती थी? लो मैं आवाज़ लगाता हूँ। उन्होंने लगाई, सोम। उधर से फिर आवाज़ आई, हाँ। अब भाई साहब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम। अच्छा, इधर और किसी को आवाज़ नहीं आई, क्योंकि तो जो आवाज़ लगाता है उसी को आवाज़ आती है। और उनकी शक्ल देख के उनको लग रहा था कि इन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो इनकी इमेजिनेशन से बाहर है। आदमी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लेकिन वो तो निकले, डंडा निकाला बेड के नीचे से और बोले कौन है, मैं देख के आता हूँ बाहर। वो बाहर गए, पूरे घर का चक्कर लगा के आ गए, कोई है ही नहीं। चलो कौन है, कौन है, कौन आवाज़ लगा रहा है, क्या मचा रखा है, सब करके आ गए, वापस आ गए। वापस आ गए तो लड़की बोलती कि पापा आपको ही पता है कि आवाज़ घर के अंदर से आई है, बाहर से नहीं आई है। तो बोलते नहीं नहीं, मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ, तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। तो उन्हें बोला ठीक है, आप एक बार और आवाज़ लगाओ। तो उन्हें फिर से आवाज़ लगाई, सोम। फिर से आवाज़ आई, हाँ। अब भाई साहब विश्वास हो गया उनको, और बोले कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कल सुबह मैं उन पंडित जी को लेकर आऊँगा। पर उनको खुद को वो मानते ही नहीं थे इन सब चीज़ों में, तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। फिर उसके बाद अच्छा, एक दिमाग उनका ये ख़राब हो रहा कि इस मतलब गाँव वाले सही हैं, अब मेरा तो पैसा डूब गया। आदमी दिमाग सबसे पहले जाता है कि मैं तो सारी ज़िंदगी का पैसा जोड़ा, ये घर लिया और ये तो उसमें दिक्कत है। तो उनको पंडित जी पर भरोसा था, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आए, उन्होंने पहले फ़ोन पे सब कुछ बताया था, सारी पूजन सामग्री ला के रख दी थी। अच्छा, इस बार हवन, पहले जो हवन था वो गेट के पास में रखा गया था, इस बार थोड़ा और अंदर रखा गया। तो अंदर रखा गया तो इस बार था कि भाई धुआं अब तो पूरे घर में जाएगा। तो उन्होंने पूजा वूजा की, और इस बार भी धुआं कहीं नहीं जाए, सीधा गेट के बाहर, उसकी एक ही डायरेक्शन। वो पंडित जी भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि जजमान कुछ तो है इस घर के अंदर। तो बोलते पंडित जी आपका दिमाग ख़राब है क्या? क्या है, आप भी इन गाँव वालों की तरह बोल रहे हो? बोल रहे हो मैं गाँव वालों की तरह नहीं बोल रहा हूँ, इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप खुद देखो, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। मतलब पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने समझाया उनको कि इस घर में प्रॉब्लम है। आप देखो धुआं एक ही तरफ क्यों जा रहा है, धुआं तो हर जगह फैलना चाहिए। तो उनको भी लगा, बोले तो आप इसको ठीक करो ना। तो बोले ये मेरे बस की बात नहीं है। एक आदमी है, मतलब एक मैं जानता हूँ, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो तांत्रिक भी है, वो आपकी मदद कर सकते हो। तो बोलते नहीं नहीं, मैं ये तांत्रिक वांत्रिक बिलीव नहीं करता, आप अपने गुरुजी को बोलो जिन्होंने आपको सिखाया, बड़े गुरुजी जानते थे इनको, तो वो आएंगे, वो ठीक करके जाएंगे। तो बोलता है गुरुजी तो भी बाहर गए हुए हैं, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात मानो, वो आदमी बिल्कुल सही है, वो आपकी मदद कर देगा। बोलता नहीं, मैं तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, आप इसको ठीक करो। तो छोटी सी बच्ची आके बोलती है कि पंडित जी आप भी तो भगवान को मानते हो, भगवान से बड़ा कौन है इस दुनिया में, आप ही ठीक कर दो। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा जब तुम्हारे दांत में दर्द होता है तुम हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाते हो क्या? तो बोले कि मैं घर का हवन पूजन करवाता हूँ, मैं इन चीज़ों से डील नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस के बाहर की चीज़ है। मैं सही आदमी को बोल रहा हूँ, सर आप मान जाओ। तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ऐसा मत सोचो, आप एक बार उससे मिल लो। आपको लग रहा है नाम तांत्रिक है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसने पूरी रिसर्च की हुई है और साथ में उसने वेद शास्त्र भी सीखे हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो मिलने के लिए। अब वो आदमी आके मिला, तो उस आदमी से उनकी बातचीत हुई। तो उस आदमी ने बताया कि उन्होंने बताया कि हमारा ऐसे ऐसे घर है। तो उसके घर, तो उसकी वो आंखें ही हो गई, अच्छा आप उस घर में रह रहे हो? बोलते हाँ। बोले इस घर के बारे में तो मैं मतलब कब से मैं इसी के ऊपर वो कर रहा हूँ रिसर्च। बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था, और वो जो तांत्रिक था ना, उसने इस घर में एक आदमी की बलि दे दी थी। तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर, और तब से ये घर शापित है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और भी छुपा हुआ है, मैं इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आए हैं तो आप चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपकी मदद नहीं चाहिए, ठीक है, तुम तांत्रिक लोग, तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी भर की कमाई ख़राब हो रही है। एक वो तांत्रिक और एक तू तांत्रिक, गुस्से में तो तुम लोग करते क्यों ये सब है? तुम आत्माओं को पकड़ते हो, किसी उसके ऊपर छोड़ते हो, उसके ऊपर छोड़ते हो, पूरी भड़ास निकालते हो उनके ऊपर। अब वो आदमी सुनता रहा पहले तो, फिर उसको भी गुस्सा आया। प्रोफेशन के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो फिर बात अलग हो जाती है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आप गुस्से में हो, लेकिन तांत्रिक का मतलब यही नहीं है जो आपका नुकसान करता हो, ठीक है। हम भी तांत्रिक है और हम लोगों का भला करते हैं, आपसे पहले भी लोगों का भला किया, और आप मुझ पर विश्वास करो कि मैं आपको सब कुछ ठीक करवा दूंगा, बस मैं आपके बेटे को वहाँ लेके जाऊँगा। बोले बेटा नहीं जाएगा, बेटे को कैसे भेज दूंगा तुम्हारे साथ? तो बोलता ठीक है, आप बोले मेरे बेटे को बाहर रखो, इस समय नहीं। तो बोलता ठीक है सर, आप सोच लो आपको क्या करना है, पर जाने से पहले आपको एक बात समझा देता हूँ कि
हाँ मैं समझता हूँ कई तांत्रिक होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, और वो आपको समय के साथ पता लग जाएगा। अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता, अंधेरे को काटने के लिए उजाले की ज़रूरत है। तो हमारे पास वो तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं वहाँ कुछ है या नहीं। अगर कुछ है तो मैं आपको उससे मुक्ति दिला सकता हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बोलता हूँ कि मुझे खुद उस जगह के बारे की असलियत पता करनी है तो मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा। आप मुझे कोई पैसा मत दो, ये मेरा अपना इंटरेस्ट का टॉपिक है, और आपको कोई फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आके वहाँ देखो, ताकि आपको ये पता लगे कि तांत्रिक एक ही काम नहीं करते, कुछ और भी करते हैं, वो अच्छे काम भी करते हैं। तो जो भी होना चाहता है आपकी आंखों के सामने, मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ना मैं इन्वॉल्व होऊंगा ना मेरी फैमिली का कोई मेम्बर इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, बात हो गई। तो इधर इनके जो नाना जी थे वो थोड़े समझदार आदमी थे, वो भी वही बैठे हुए थे। तो वो गए उस यात्री के पास, बोले कि आप एक काम करो, अपना काम करो, चाहो चेक करो क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बात करेंगे। तो ये गए, 3-4 दिन बाद ये वापस आए। वापस आके बोलते हैं कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पता की। अच्छा, मैंने आपको बताया घर के सामने, इस घर के अंदर एक मंदिर था। तो जो मंदिर था ना, काली माता का मंदिर था। तो उस मंदिर में खासियत क्या थी कि सामने की तरफ काली माता का मंदिर था, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। तो अगर पीछे घूम के आप जाओ ना, तो उन्होंने क्या किया था, काली माता की जो मूर्ति थी उसके पीछे की दीवार को चुनवा रखा था, और उधर गए तो उधर से भी दीवार चुनी हुई थी। सो इट वॉज लाइक कि उन दोनों चुनी हुई दीवारों के बीच में कुछ और भी था। तो वो आए तांत्रिक जी, वो करके अपना कुछ भी बात, और उन्होंने बोला कि देखो ऐसी बात है कि घर में कुछ है। 3-4 दिन उन्होंने अपनी रैकी की बढ़िया से कि घर में कुछ है, और अभी मैं इन प्रोसेस को एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, इधर साइड में तब तक जो उनके नाना जी थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे। उन्होंने पूरे पुराने लोगों से सबसे बातचीत करके उस पूरे घर की हिस्ट्री निकाली। तो अब जब तीनों अगली बार ये वापस बैठे सारे, तो पहले उन्होंने, नाना जी ने बताया कि ये जो घर था इसमें सोमनाथ करके एक तांत्रिक रहता था। सोमनाथ, सोमेश्वर, ऐसे कुछ नाम रहा होगा उसका। तो नहीं सॉरी, सोमनाथ नहीं, तांत्रिक नहीं, एक तांत्रिक रहा करता था। तो नाम उसका हो सकता है सोमनाथ, कुछ भी हो, बट एक तांत्रिक रहता था, और वो यहाँ पे लोगों के ये पूजा पाठ के काम करवाया करता था। तो एक दिन की बात है, एक आदमी था विनय उसका नाम था। तो वो विनय जो है उनके पास आया हो किसी काम से। तो उसी घर के अंदर खुला घर था, तो एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी। उसने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है, और उसके पूरा माथे के ऊपर वो सिंदूर वगैरह था, हाथ में या नीचे नींबू पड़ा हुआ था, और उसको देखते हुए आदमी चिल्लाया कि उसने बलि दे दी, बलि दे दी, बलि दे दी। सारे गांव वाले आ गए, और गांव वालों ने तांत्रिक को वहीं के वहीं मार दिया। मार के गुस्से में थे सब, विनय को तो उठा के ले गए, उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया। फिर विनय को ले गए, उसके घर पहुँचाया, सब क्रियाक्रम करवा के वापस आए जब, तो तांत्रिक की बॉडी वहाँ थी नहीं, गायब। और उसकी बॉडी कभी मिली नहीं किसी को, पता नहीं कहाँ गई उसकी बॉडी। तो ये हिस्ट्री उनको पता चली, और तब से गांव वाले बोलते हैं कि घर शापित है। ठीक है, इधर से ये जो थे तांत्रिक, इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी सच्चाई छुपी हुई है। तो अब मैं कल अनुष्ठान करने वाला हूँ, कल मैं अपना पूरा प्रोसेस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ। वैसे ये सब कुछ रात के टाइम होता है, 12 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पर ये शक्तियाँ बहुत वो होती हैं, उनसे कम्युनिकेट करना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप देख पाएँ, ये देख पाएँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और हम जैसे लोग गलत नहीं होते, हम आपकी हेल्प भी करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आएँ। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर समय वो मान गए कि चलो ठीक है। अब ये जब बोले तो जो लड़की थी वो बोली कि मैं भी चलूँगी साथ में। तो उसको बहुत समझाया, नहीं, बोले नहीं मैं चलूँगी, मैं भी देखूँगी। तो उनके फादर थोड़े ऐसे थे स्ट्रॉन्ग के, यार बच्चों को भी दिखना चाहिए ना, ताकि डर ना लगे आगे कभी। तो छोटे बच्चे को तो घर छोड़ दिया, तो इनके नाना, फादर और वो लड़की तीनों वहाँ गए घर। तो इनको घर के बाहर, गेट के बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, उनके साथ जो तांत्रिक के साथ 2 उनके बंदे और आए थे। एक का नाम था दीपक आपकी मुस्कुराहट से समझिए कि हम में से किसी का नाम आने वाला है। दूसरे का नाम था राघव। तो उनके असिस्टेंट थे, बेसिकली उनके शिष्य थे वो भी। तो ठीक है, तो अब सारा सामान लेकर आया, तो बहुत सारा सामान बीच, घर के बिल्कुल बीच में हवन लगाया गया, और मंदिर से थोड़ा इस तरफ, और वहाँ पर इतना था कि विजिबल थे, जो बाहर खड़े थे वो देख सकते हैं उनके सहूलियत के हिसाब से। ये जो मेन तांत्रिक थे, उन्होंने ऐसे गोला बनाया किसी चीज़ से, और उस गोले के अंदर बैठ गए। तो इसको सुरक्षा घेरा बोलते हैं। जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो इससे बाहर नहीं निकल सकते, बाहर अगर निकल गए तो एंटिटी गेम कर सकती है। एक गोला सामने बनाया, एक गोला इधर बनाया, तो ऐसे 3 गोले बना लिए। अब उन्होंने अपने मंत्र बोलना शुरू किया, और फिर जो दीपक था उसको बोला कि बैठो। वो आके बैठ गया। बैठ के थोड़ी देर उसने अपने माथे पे सिंदूर लगाया। वो प्रोसेस होता है पूरा
फिर वो मंत्र बोलना शुरू किया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो गई। तो शिवरिंग शुरू हुई, वो समझ गए कुछ आया है। तो उन्होंने पूछा कौन है तू? तो बोलता है सोम। अच्छा, क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बोलता है कि उसने मुझे कैद कर रखा है। तो बोलता है उसने किसने? तो डर लगे, बोलते कि नहीं मैं नाम नहीं बताऊँगा। और इतना बोल के वो गायब, बॉडी से निकल गया, बेहोश हो गया। और बेहोश हो गया तो उसको वापस से उठ कर उन्होंने होश में लाए। होश में लाए तो फिर उसको बोला कि उठ तू जा। वो गया, उधर वो राघव खड़ा, से पूछता है क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वही पता ही है तेरे को, तो उनको तो आपस में पता ही था। ठीक है, तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, राघव तरफ, तैयार हो? बोले हाँ आ जाओ। वो आया, वही गोले पे बैठा, फिर उसके ऊपर वही मंत्र चालू। थोड़ी देर बाद वो भी शिविर करके और वापस से पूछा कौन है तू? बोलता है सोम। ठीक है, अब उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया उन्होंने कि वापस नहीं जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है, मतलब तेरे अलावा यहाँ कोई और भी है क्या? तो उसने बोला हाँ। बोले कहाँ पर है? तो सामने देखो और ऐसे घबरा लग गए बुरी तरह से। बोलते तो घबरा मत, मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे बता वो तांत्रिक की आत्मा यहीं पे है क्या? तो बोलता है हाँ। और इतना बोल के गायब। तो वो भी बेहोश हो गया। फिर अच्छा, ये सब वो सामने से वो लोग देख ही रहे थे। फिर उसने थोड़ा देर बैठे रहे वो लोग आपस में, उन्होंने अपने को दिमाग में लगाया। फिर उन्होंने दोनों को एक साथ बुलाया कि दोनों आ जाओ अब यहाँ पर। तो इधर दीपक और इधर राघव, दोनों को बिठाया और फिर उन्होंने वापस से अपने मंत्र बोलना शुरू किए। और जैसे थोड़ी देर उन्होंने बोले तो इधर तो जो था राघव, वो तो ऐसा शिवर हुआ, थोड़ी देर में उसके अंदर वो आ गया सोमनाथ। अच्छा, ये सब करने से मतलब ये आने से पहले उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सामने आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, एक बार आप बस प्रकट हो जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इस तरह से करीब 1-1.5 घंटा मतलब चलता रहा ये सारा प्रोसेस, वो बहुत देर तक। तो सोम आए बार बार, वही चला जाए, वो आए वो उसका नहीं, उनको उसको चाहिए था वो तांत्रिक आए। शाम इन्होंने शुरू किया था 3 बजे के आसपास, शाम के करीबन 6 के आसपास बज चुके थे, अंधेरा होने वाला था। 6 बजे के आसपास जाकर एकदम से उसकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ मूवमेंट हुए, बहुत फियर्स मूवमेंट हुए और वो बहुत तेज़ हिलने लग गए। इधर से जैसे उनको लगा और इनके यहाँ से इनके मंत्र उच्चारण बहुत तेज़ हो गए और इनके से मंत्र उच्चारण तेज हुए, वहाँ से उसकी बॉडी बहुत तेज शुरू हुई। फिर उसने आंख बंद की और ऐसे जो हवन सामग्री थी ना, यूँ उठा के सारा अलग अलग तरीके से वो डालने लग गए, जैसे एक तांत्रिक डालते। और डालने के बाद वैसे दोनों पैर ऐसे फोल्ड करके और बैठ गए। बोले बोल क्या जानना चाहता है तू? तो जानते हुए आती आवाज़ आती सबसे तो उठ गया, सीधा साक्षात दंडवत प्रणाम किया। बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। ये तो मुझे पता है कि यहाँ जो भी कहानी चल रही है वो सत्य नहीं है, अब आप ही मुझे बताओ कि सत्य क्या है। तो उन्होंने उधर उसकी तरफ देखा, राघव की तरफ, बोल क्या हुआ था उस दिन? तो इधर से उसने बोलना शुरू किया कि मेरा नाम सोमनाथ है, मैं उस गांव में अनुराधा नाम की एक लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था, तो वो भी मुझसे प्यार करती थी और ऐसे चलता रहा हमारा रिलेशन। फिर थोड़े दिनों के बाद वो मुझसे कटना शुरू हो गई, मतलब मुझसे वो दूर जाने लग गई। तो मुझे पता लगा कि उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं ये झेल ही नहीं सकता था कि उसकी शादी कहीं और हो जाए, तो मैंने नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद तो ये सबको पता था गाँव में कि उसकी डेथ हुई थी। तो वो उसके नाना जी जो थे ना, उनको पता थी स्टोरी, मतलब पता था कि हाँ ऐसे एक लड़के ने जान दी थी, वो लड़का ये है। फिर एक दिन अनुराधा जो थी नदी के किनारे से निकल रही थी, तब मैंने उसकी बॉडी को पजेस कर लिया, मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया। और अंदर आके मेरा एक ही काम था, विनय को मारना, क्योंकि उसी ने मेरी अनुराधा को मुझसे अलग किया था। तो इस तरह से वो अनुराधा के अंदर आ गया। वो विनय को पता लगा, जब उससे इंटरेक्ट किया तो पता लगा तो वो है। तो विनय उन तांत्रिक को जानता था। तो विनय तांत्रिक के पास आया, उनसे बोला कि आप ऐसे ऐसे मेरी होने वाली बीवी है और उसके अंदर ये आ गया है, तो आप इसको मुक्त करवाओ। तो वो हेल्प करते थे। उन्होंने बोला ठीक है तुम ले आना। तो लेकर आए, उन्होंने ऐसे अनुष्ठान किया था। तो उन्होंने वही सुरक्षा घेरा बनाया था, सेम प्रोसेस जैसे ये कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस वो करते थे। तो हुआ क्या कि जब वो सब कर रहे थे तो विनय इधर बैठा हुआ था गोले में, इधर अनुराधा बैठी हुई थी, इसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर वो सोमनाथ था और इधर तांत्रिक थे। तो जब सब कुछ चल रहा था तो उसकी जो वो जो स्पिरिट थी इतनी फियर्स हो गई, उसने विनय को बुरी तरह डरा दिया, मार दूंगी तेरे को। तो वहाँ एक चाकू पड़ा था उससे, घोरे घेरे के अंदर बैठ के मार दूंगी तेरे को, ये है वो है। तो डर के मारे क्या वो घेरे से बाहर निकल गया। और वो जैसे ही घेरे से बाहर निकला, उसने आओ देखना चाकू उठा के सीधा उसके दिल में घोप दिया और घोपते ही वो तो नीचे और भाग गई, क्योंकि अनुराधा थी नहीं उसके अंदर, तो कोई और था। अब तांत्रिक के सामने सब कुछ हो गया, वो भाग के उठा और उठ के उसको देखने लगा कि इसमें है न, तो मर तो हो चुका था,
और फिर तांत्रिक बोला था मैं इसकी कुछ ना कुछ मदद कर दूंगा। अब उस टाइम अनुष्ठान चल रहा था, सारे वो लगे हुए थे तांत्रिक के ऊपर, और जैसे उसने चाकू को हाथ लगाया सामने से वो आदमी, लोगों ने देख लिया। और उसको लगा कि इसने बलि दे दी। बोले उस आदमी का देखना हुआ और देखते उसको यही लगा, तो सारा गांव आ गया, मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे मार दिया। लेकिन मैंने मरने के बाद मैंने इस सोम की आत्मा को पकड़ लिया, और इस मतलब बेसिकली जब गांव वो आदमी चल रहा था वो भागा ना और लोग आए वापस, उस टाइम के उसके बीच में उसने प्रोसेस किया है। वो समझ गया था कि मेरा मरना तय है। उसने फटाफट 4 पत्थर उठाए, उनमें हनुमान जी को स्थापित किया, घर के 3 कोनों में लगाए, और चौथे कोने में लगाने वाले थे तब गांव वाले आ गए। और वो इसलिए लगाए थे क्योंकि जो सोमनाथ था उसकी जो स्पिरिट थी उसको उन्होंने ट्रैप कर लिया था। अब वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी, और चौथा पत्थर रखने वाले थे तब तक तो सब गेम हो गया, वरना उसके बाद तो वो फ्री हो जाता वो। लेकिन चौथा पत्थर नहीं रख पाया, गाँव वालों ने मार दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ कि अगर मैं नहीं रुका ना यहाँ तो ये भाग जाएगा, और अगर ये भाग गया तो अभी अनुराधा को मार देगा, क्योंकि ये उसको अपने साथ ले जाना चाहता है, प्यार करता था उससे। तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसका। तो बोला बस कुछ नहीं है। तो उधर वो नाना जी जो खड़े थे वो सारी कहानी सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जिस अनुराधा की आप बात कर रहे हो उसकी मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है। इतना सुनते जो राग उड़ता मुंडी से घूम के उधर पीछे देखता उनकी तरफ, और वापस इधर देखता है। तो ये बात सुन के वो जो तांत्रिक थे बोलते कि तो फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मेरा काम हो चुका है, इसका जो था जिसको ये माना था तो पहले जा चुकी है, तो इसके पास अब जीवन में कुछ लक्ष्य बचता है, इसकी जो भी है उसमें बचता नहीं है, और अब मेरी भी मुक्ति है। तो बालक तूने ये सारा काम किया, मेरी सच्चाई सामने लाई, तो तुझे आशीर्वाद है, तू हमेशा बढ़िया रहे, आयुष्मान भव, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये आत्मा तेरे हवाले है, तेरे को उसका जो करना है कर देना। इतना बोल के गायब। अच्छा इस बार गए तो बेहोश भी नहीं हुआ। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, जब वो आए थे ना उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी में बहुत भयंकर मूवमेंट्स हो रहे थे, तो पूरी तरह दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तो जब वो सामग्री डाली थी ना तो वो बोल रहे थे उससे कि कुछ मांग रहे थे कुछ चीज़, तो ये दे मेरे को, तो मना कर रहे थे कि नहीं दूंगा। बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ, मतलब जिसकी बॉडी में वो आ रहे थे, तो उसको लगा था कि मार देंगे इसको, तो बोले नहीं दूंगा। बोले चाकू मांग रहे थे, हाँ, बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ। तो फिर जैसे दिया उन्होंने कुछ किया, चाकू से हल्का सा कुछ बनाया और फिर वो शांत हुए वहाँ से, मतलब उसकी जो बॉडी में आए थे। तो बहुत फियर्स, बहुत ज़्यादा वो था ना, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था उसका। तो फिर वो निकल गए, फिर अब उसकी तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इसका भी क्या करना है। वो जाते थे भी बोल गए कि अब इसका तो कुछ है नहीं, तुम करोगे क्या, इसको भी मुक्ति दिलाई दो। तो फिर उसके बाद वो जो सोमनाथ की थी उसका कुछ पिंडदान विंडदान किया गया, उसकी स्पिरिट को भी फ्री करवाया गया। फिर उसके बाद उस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। ये लोग कुछ टाइम तक वहाँ पर रहे, मतलब अच्छा खासा टाइम तक, ड्यूरेशन तक रहे, फिर उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर गए, और आज भी लोग उस घर में रहते हैं जैसे इन्होंने मेरे को बताया। तो इस तरह से मतलब उन्होंने भेजी है या आपको ये उन्होंने ही बताई है ये? हाँ 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 हाँ, ये अब वो बड़े हो चुके हैं। जब ये जो बच्चा था ना, ये 3 साल का था जो, उसको बाद में जाके उसकी दीदी ने, जब उनकी शादी हो गई सब कुछ, तब उन्होंने इसको ये सच्चाई बताई, सारी स्टोरी। उस बच्चे का नाम भी फिर चेंज कर दिया गया। अच्छा, सोम से कुछ और कर दिया। सच में? अरे बाप रे, आज रिलेट हो गए तो। अभी थर्ड कैरेक्टर पीछे बचा है, अभी कहानी वो नेक्स्ट स्टोरी में है क्या? शिवम या शुभम दोनों से कोई एक नाम रखा है उन्होंने, पर ऐसे ही नाम रखा था वापस। सोम हटाया कि उनके लिए वो एक वो रह गई थी ना। ये मैं सर मेरे को एक बात इस स्टोरी में रह गई कि जो अनुराधा थी, उसने, उसके अंदर सोम था, उसने चाकू मारा, वो भाग गई, तो स्पिरिट उसके अंदर नहीं थी तब जब वो भाग गई थी? वो तो पकड़ लेते हैं ना, वो तो रिकॉल करना होता है इतने तो। अच्छा, जहाँ भी थी वो वहां से खींच ली थी? अच्छा यार अब उसको दिख गया ना मैं जाने वाला हूँ और किसकी वजह जाने वाला हूँ, तो उसको कैसे छोड़ दूंगा मैं। और उसको छोड़ दिया तो अभी तो अनुराधा को ही मार देगी। उसका पर्पस अनुराधा को ही बचाना था भाई। एक उसका टारगेट पहले, क्योंकि वो अगर अनुराधा को पहले मार देता तो फिर उसको नहीं मार सकता था। तो उसका पहला टारगेट क्या था? विनय, जिसकी वजह से वो खुद मरा। फिर उसका दूसरा टारगेट क्या था कि इसके साथ तो मुझे जिंदगी भर रहना था, रह नहीं पाया तो इसको लेके जाता हूँ साथ में। तो ये 2 टारगेट थे, वो तो भाग गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो खींच लेते। ये तो तगड़ी मूवी की कहानी है। तांत्रिक भी मतलब में फंस गए बेचारे वहाँ। हाँ, उनकी डेड बॉडी गायब कैसे हुई थी जब वो वापस आए थे? अच्छा हाँ, उन्होंने बताया था मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं ये अभी आपने पूछा ना, मुझे याद आया। तो उन्होंने कहा था कि तुम ना वहाँ पे एक कोना है
उस कोने में ना खड्डा खोदना, उसमें एक पीपल का पेड़ का तना रखा हुआ, उस तने के नीचे मेरे शरीर के शायद कुछ हिस्से होंगे बचे हुए। अब वो कैसे वो हिस्से पहुँचे मुझे भी नहीं पता, ये बैक स्टोरी मुझे भी नहीं पता। वहाँ से कुछ मिले, उसको निकालना, उसका अंतिम संस्कार कर देना तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा किया गया, वाकई में मिले और उनका अंतिम संस्कार। और जो आप बता रहे थे एक दीवार थी जो चुनवाई, हाँ वो बिल्कुल, वो जो मंदिर था काली माता का, उसके जस्ट पीछे काल भैरव का मंदिर था। तो वो जो तांत्रिक थे ना ओरिजिनल वाले, वो वहाँ पर पूजा किया करते थे। अच्छा। तो जब वो उनको मार दिया गया तो उनको लगा कि यार इस मंदिर में वापस कुछ वैसा हो, तो उसको चुनवा दिया गया और उधर काली माता का मंदिर रहने दिया। ओ। तो वो उन्हीं का बनाया हुआ मंदिर था उस टाइम पर, वो काली माता की और उनकी पूजा किया करते थे। इस पे तो वेब सीरीज बननी चाहिए। एक मूवी तो है ये। बहुत तगड़ी। सही में भाई, मतलब बांध के रखे आदमी को कि भाई ये कितना बढ़िया सीन है। मैं तो पूरा इमेजिन कर रहा था ना कि भाई ये और इमेज बनती रहती है माइंड में, अब ये इसका यही मजा होता है हॉरर स्टोरी का। आपने अपने साथ बीती कुछ रियल स्टोरी बताई थी, तो फिर उसके बाद अब लेटली कुछ हुआ आपके साथ? हाँ अभी रिसेंट लोग ये बोलेंगे कि सारे भूत कोटा में और राजस्थान में रहते हैं क्या, इसका तो कोई क्या कर सकता है। पर राजस्थान में एक्चुअली रहते हैं ना? सब जगह रहते हैं भाई। अगर देखो मैं फिर वही अपना पॉइंट वहाँ चला जाता है कि है या नहीं है, बोलने वाली बात है। तो मुझे तो वैसे बहुत गालियाँ पड़ती है। सर होते सब जगह है, किसी का सबका एक्सपीरियंस है, किसी को कहाँ होता है। पर अभी बहुत रीसेंट, मतलब 10-15 दिन ही हुए होंगे, अभी नाम वाम तो नहीं रिवील कर सकता, बट एक फैमिली थी मेरे, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है और वो आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं, मतलब तो वो ही मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे बताया क्योंकि उनको शंकर भैया का नंबर चाहिए था। अच्छा। सो शंकर भैया कई लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। जिन लोगों को बैक स्टोरी नहीं पता, सर ने हमें पिछली बार एक बात बताई थी जो इनके साथ खुद हुई थी, और उस केस में शंकर भैया ने उनकी हेल्प करी थी। तो पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने सर को रीच आउट करा शंकर भैया के नंबर के लिए। तो सर बताओ क्या बात थी? तो अभेड़ा महल जो है ना, वो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो पार्क बना हुआ, पिकनिक स्पॉट है वो, मतलब मैं खुद भी गया हुआ हूँ बहुत बार, इवन रात को करीबन 3-4 बजे के आसपास भी मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर। तो हम लोग जब शुरू में प्रोफेशन में थे, हम लोग दोस्त लोग सब रात को घुमा करते थे। तो ऐसा नहीं है, मुझे आज भी वो सीन याद है, रात को महल के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ, इधर जुगनू उड़ते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे। आप कभी जाओगे ना रात के टाइम, मज़ा आता है उसमें खड़ा होने। छोटा सा नाला बह रहा है, उसमें जुगनू घूम रहे थे और मैं पीछे घूम के महल में देख रहा था कि कुछ दिखे, कुछ नहीं दिखा कभी। तो मुझे लगता था, बट वो मिले मेरे को फ्रेंड, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार भैया एक दिक्कत हो गई है, हमारे यहाँ लड़का काम करता है और बोला आप मेरे को ना वो नंबर दो। मतलब क्या हो गया बताओ मेरे को, बता सकते हो? बोले मैं बता रहा हूँ आपको। तो अच्छा, ये जब इन्होंने मेरे को बताया कि इनके एक लड़का काम करता है, तो ये इनकी फैमिली पूरी वहाँ अभेड़ा महल घूमने गई थी दिन के टाइम पर। और भैया जब ये वापस आए ना, तो उनकी लड़की अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो बोला अजीब सा कैसा? वो लोग बोले ऐसे गर्दनें घुमा रही है, बाल ऐसे बार बार हिला रही है, और जैसे नॉर्मल आदमी चलता है चल रही है ऐसे चलती है। मूवी में जैसे दिखाते हैं कि हाँ प्रॉपर टेढ़े मेढ़े पजेस्ट फॉर्म के अंदर। तो मैंने बोला यार भैया क्या बात करो? बोला हाँ भैया यार 6-7 साल की बच्ची है। मतलब भैया आप अभी के भी नंबर लो, अभी बात करो मेरे सामने भैया से। तो फिर उनकी बात हुई उनसे, तो मैंने भी फ़ोन किया उनको, शंकर भैया को अलग से, कि यार आप देखो बच्ची का सवाल है, जल्दी जल्दी ठीक होनी चाहिए। तो उन्होंने बात की, प्रॉम्प्ट हुआ, पर कुछ शायद इश्यूज़ रह गए, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह, इस वजह से वो उनसे नहीं हुआ। बट उन भैया ने मेरे को फ़ोटो दिखाई, मैं उनसे पूछूंगा अगर वो वापस एक बार फ़ोटो भेज दें तो मतलब यू वोंट बिलीव, उन्होंने बताया कि वो छोटी सी बच्ची, 6-7 साल की बच्ची में कितना ही दम होता है। तो उसको सब कंट्रोल करते थे, उसके जो चाचा पास में थे उन्होंने यूँ धक्का मारते वो सीधा दीवार पे जा गया। फोर्स इतना था, और उसने ऐसा हाथ पकड़ लिया अपने फादर का, तो जो उंगलियाँ थी यूँ क्यों छप के बाहर आ गई, जैसे किसी हंटर से मारते ना, हंटर मारने चमड़ी फूल जाती है, ऐसे बिल्कुल हाथ यूँ। मतलब मैं देख के एक बार तो मेरी भी आत्मा काँप के मिली, यार बहुत खतरनाक है। तो फिर मैंने किया, अभी चल रहा है तो देखते हैं, आई विश कि सबको ठीक हो जाएगा जल्दी। तो अभी वो कहीं पता कर रहे हैं, तो मैं भी लगातार टच में रहता हूँ, मिलते रहते हैं भैया, उनसे पूछते रहता हूँ कि यार बताना, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा तो फिर फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, शंकर भैया को बोलेंगे करो आप, देखते हैं जो भी होगा। अभी देखते हैं, अगर वो उनके सोर्सेस से ठीक हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम लोग अपनी तरफ से। तो मतलब अभी करंटली भी ठीक वो तो मैं उसको लड़की करवा पोजेस्ड है? जब तक की नॉलेज मुझे थी, अब 8-10 दिन हो गए उनसे मेरे को मिले हुए, 7-8 दिन से मिला नहीं हूँ उनसे, तो मैं जाके मिलूँगा, तो मैं मेरे को अपडेट तभी मिलेगा। तो आई विश कि हो गया हो सब कुछ बढ़िया, बट अगर नहीं होगा तो फिर हम करवाएंगे वो, तो चाहे कुछ भी हो उसका। तो ये बहुत अजीब से केसेस होते हैं, और अब वो ये उनको पता है कि मैं इन सब में हूँ, तो मेरे पे आके उन्होंने बहुत बताया, मेरे को भी कहाँ पता चलता।
सो ये रहता ही है। बट हाँ, लोग अभी भी मतलब आप देखोगे बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और इसीलिए वो एक्सपीरियंसेस ही हैं जिनसे अब हम लोग को भी थोड़ा ध्यान वान रखना चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया था, वो मेरे एक और सर हैं देवेंद्र सर, तो उनसे मैंने बात, उन्होंने कहा था कि आप कभी भी जंगल वगैरह मतलब हाईवे पे जा रहे हो, मतलब कई बार अपन तो हिंदुस्तानी टॉयलेट करते खुले में, तो कभी जंगल वगैरह में हो, किसी पेड़ से टॉयलेट कर रहे हो तो या तो मत करो, अवॉइड करो। अगर कर रहे हो तो उन्होंने बोला है कि ऐसे बोल दिया करो कि भाई मुझे नहीं पता यहाँ कुछ है या नहीं है, तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, अगर कुछ हो कुछ तो मुझे माफ़ कर दो, जो भी कोई यहाँ से हट जाए। अब कौन बोलता है, लेकिन अब ठीक है बोल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको बोलने में। तो मैं तो जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, आपको याद है लास्ट अपन ने स्टोरी कवर की थी पिछले वाले पॉडकास्ट के अंदर, तो उसमें उठाई केस, ठीक है। सुसु करने से पहले रिक्वेस्ट मांग लो कि सॉरी, और वही रहता है ना, वही बोलते। मैंने बोला कि सर ऐसे कैसे, तो बोलते यार देखो सिंपल सी बात है, वो उनका घर है भाई, कोई आपके घर के आगे टॉयलेट कर देगा आके, तो आप क्या करोगे। तो अब वो वहाँ रहते हैं अकेले में, उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से। पर सर हो सकता है कोई इतना उजट हो कि रिक्वेस्ट भी कर ली कि करने दो, माफी मांग ली, फिर भी पीछे पड़ रहे हैं। अब देखो आपने एक बार बोल तो दिया ना, मैं देख नहीं सकता भाई तुमको, कौन हो तुम। मैं भी बताऊँ, मेरे को अभी आपको बोलते बोलते मुझे एक एक्सपीरियंस अभी भी जस्ट मेरे पास कल ही आया है, जयपुर का इंसिडेंट है, बहुत शॉर्ट बताता हूँ आपको। एक बंदा था, तो वो अपने दोस्तों के साथ आगरा घूमने गया था। आगरा रोड पे रहता है, कानोता करके एक जगह है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे उस गांव के अंदर रहता है वो। तो आते थे रात को, लेट हो गया 12 बजे के आसपास। तो वो आया, तो उसको लगा यार लेट तो पहले हो गया हूँ, एक शॉर्टकट रास्ता है वो ले लेता हूँ, शॉर्टकट बहुत भारी होते हैं। तो एक छोटे रास्ते से निकल लिया, रास्ता थोड़ा सुनसान था और मतलब थोड़ा सा ऐसे मेन रोड से नहीं निकलता था। तो रात को चल रहा, अकेला चल रहा सड़क के, एकदम से उसकी गाड़ी में लगा, किसी ने आके ठोक दिया, धड़ाक से गाड़ी में भिड़ा और गाड़ी साइड में आ गई। ऑल्टो ऐसी कोई छोटी गाड़ी थी, उसको दिमाग खराब हो गई, उतर के देखा तो कोई गाड़ी नहीं, ठोका किसने, और इधर गाड़ी पे डेंट पड़ गया, गाड़ी बंद, जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसने साइड से आके ठोका। उतर के देखे, ना इधर गाड़ी ना इधर गाड़ी, किसी ने ठोका तो गाड़ी तो होगी कम से कम। उसका दिमाग खराब, तो उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि बोले पापा मेरा है ना ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उसे किसी ने ठोका पर गाड़ी नहीं है यहाँ पे। तो बोलते कि पागल हो गया क्या। तो बोलता पागल हो गया, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, देखो नेटवर्क आ रहे थे। तो वरना लोग पता क्या बोलता है कि जंगल में नेटवर्क कहाँ से आएगा, जंगल नहीं था, अच्छा सिटी के बाहर का एरिया छोटा सा। तो वीडियो कॉल किया, तो उन्होंने वीडियो कॉल करते हुए दिखाया, देखो पापा ये डेंट आ गया। तो डेंट आया तो उन्होंने वीडियो कॉल में देख के बोला तेरे साथ कौन है। तो बोलते मेरे साथ कोई नहीं है। साले झूठ बोला, लड़की लेके घूम रहा है साथ में। तो बोलता लड़की, लड़की कहाँ है। बोलते तेरी गाड़ी में लड़की बैठी है। बोलते पापा पागल हो गए, कोई लड़की नहीं बैठी। वीडियो कॉल में उसके पापा को ड्राइवर सीट के पास में एक लड़की बैठी हुई दिख रही है। व्हाट, इसको कोई लड़की नहीं दिख रही है। पूरा तेरी, अरे बाप रे। तो गया गेट खोल के, देखो कोई लड़की नहीं है, और लड़की उनको बैठी हुई दिख रही है, बड़ी खतरनाक सी उसकी शक्ल। उसके बाद समझ गया अगर मैंने इसको ये बोल दिया कि तेरी लड़की, तो डर के मारे कुछ हो जाएगा। बोले तू कहाँ पर है। तो बोले यहाँ पे हूँ। तो लोकेशन भेज तेरी फटाफट से मेरे को। तो लोकेशन भेजी और लेके 4-5 लोग वहाँ पहुँचे, गाड़ी को टो करके लेकर आए। कुछ नहीं बोला उन्होंने। सुबह उठे तो गाड़ी चेक करने के लिए कहाँ का डेंट है, गाड़ी बिल्कुल क्लीन, कोई डेंट है ही नहीं। और ये आपके किसी जानने वाले ने भी? जानने वाले नहीं, मतलब लोग शेयर करते हैं मेरे, मतलब कोई लिख के अगर शेयर कर रहा है तो उसका क्या ही इंटेंशन। लोग चाहते हैं कि यार पता तो चले ना एटलीस्ट हमारे साथ ये हुआ है। अब आप उसको इल्यूजन कह लो, ऑब्वियसली वो तो खेलते, तो ट्रिक्स तो सारी यहीं से चल रही है ना, जो भी फील हो रहा है तो आपके साथ होना इल्यूजन। तो उसके पिताजी को क्यों दिखाई दी उस टाइम पर। वो तो अच्छा अंकल को वीडियो में दिख गई वो, और नहीं पापा बोलते कोई ठोक के भाग गया तो उसका साला पागल बना। उसको हॉन्ट किया उसको बाद में भी। ओ ऐसा नहीं कि बस हो गया चली गई, वो आ गई साथ में। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसको पूरा प्रॉपर उसका निष्कासन हुआ है, पूरे देवता वगैरह आए हैं। अगर वो मैं होता तो गाड़ी छोड़ देता वहीं। अब अबैंडन्ड है आपको गाड़ी। तो पता ही नहीं है ना, आपके लिए तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं किससे हुआ, दिखा किसको है, सामने वाले को। आपके पापा को दिख रहा है वीडियो कॉल पे, आपको कुछ नहीं दिख रहा। पर जैसे पापा ने भी कह दिया, मैं समझ जाऊँ कि ये इसमें तो कुछ है, कुछ मतलब सुपरस्टिशन कुछ है। उसको लगा कि पापा भी मजे ले रहे हैं, मेरे की लड़की को ले घूम रहा है। अपनी BMW भी छोड़ देगा अगर कुछ हो गया बाय चांस, भगवान न करे। कुटाई होगी वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा। सर कर्ण पिशाचिनी एक टर्म है जो अभी एक हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, वो तंत्र विद्या खुद भी करते हैं, पर वो पॉजिटिव साइड वाली करते हैं। बट उन्होंने एक अघोरी की कहानी सुनाई थी जिसमें एक अघोरी ने तंत्र विद्या से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। तो वहां से हमें ये टर्म पता है, और आप भी कह रहे हो कि ये टर्म बहुत सर्च हो रहा है लोगों को। एक्चुअली इस टर्म को ना जो यूथ होता है वो बहुत सर्च करता है। हाँ,
तो जो भी मतलब 16, 17, 18 साल के जनरली लड़के जो होते हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो बेसिकली लस्टी साइड से, इसलिए। अच्छा। तो, हाँ, तो इस वजह से क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सर्च जो करते हैं उसका कारण होता है, इसमें आपको बताता हूँ इसका जितना मुझे पता है इसके बारे में अगेन। तो कर्ण पिशाचिनी बेसिकली एक एंटिटी है जिसको अगर आप इन्वोक कर लो, आप उसको सिद्ध कर लो अगर, तो वो आपके कान में आकर, जैसे आपके सामने कोई भी बैठा है, तो आप ही बैठो मेरे सामने, तो मुझे आपके पास्ट में क्या क्या हुआ सब पता लग जाएगा, सब बता देगी मुझे। मैं जो जानना चाहता हूँ, मुझे जिस सवाल का आंसर चाहिए ना आपके बारे में, वो सब बता देगी मुझे। प्रेजेंट बता देगी, फ्यूचर नहीं बता सकती। और क्या सोच रहे हो, मतलब अगला बंदा क्या सोच रहा है वो सब कुछ, सब कुछ। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ वो भी आपके कान में बता देगी। सो लेकिन उसके बदले में वो आपके साथ इंटरकोर्स करती है। अच्छा। एंड दैट इज द पार्ट वाई पीपल आर मोस्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो जिन का उल्टा हो गया कि जैसे जिन औरतों का फायदा उठाता है, कर्ण पिशाचिनी मर्दों का फायदा। बिल्कुल। उसके कुछ वो हैं डिज़ायर्स, सेक्स, अल्कोहल और मीट, ये तीन चीज़, मतलब ब्लड। तो वो अपने उससे वो लेती है। अब इसका अगर मैं थोड़ा अपन और डीप में चले, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना है, देखा है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो अपने धर्म होते हैं ना, हिंदू धर्म में कोटियाँ होती है। कोटि मतलब लेवल। तो ये सबसे निम्न कोटि के वो होते हैं, मतलब पिशाच होते हैं ये। तो अगेन मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ को अदरवाइज ना लें। व्यूवर्स भी और जो भी लोग स्कॉलर्स हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे, जितना मुझे पता है मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, ना मैंने कभी की, ना मैं कभी करने वाला हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि मैंने पढ़ा कि ये बहुत उस लेवल पे होते हैं। अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप भी उसी लेवल पे पहुँच जाते हो। अच्छा। तो हमारे पुराणों के हिसाब से हम ह्यूमन रेस में, जब हम ह्यूमन में फॉर्म में इवॉल्व कैसे होते हैं कि हमारे से नीचे वाली जो कोटियाँ होती है, हम पहले कीड़े बने, मर गए, फिर सांप बने। अब आप सांप बने हो, आपके सामने कोई आया, कोई छोटा बच्चा आ गया, कुछ भी आ गया, तो नेचर है आपका काटना, पर आपने नहीं काटा तो आपने एक अच्छा काम किया, तो आपका कोटि बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे तो ऐसे कोटियाँ बढ़ बढ़ के हम इंसान की फॉर्म में जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आपने उसको इन्वोक करके सिद्ध कर लिया तो आपकी सारी कोटियाँ गिर के वापस नीचे से पहुँच जाते हो, आप लैडर के सबसे नीचे पहुँच जाओगे, फिर वहाँ से शुरू करोगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसमें आप देखोगे ना, जैसे बोलते हैं कि सिर्फ हमारी यहीं पे है क्या, तो आपने सुना होगा डील विद द डेविल, जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है कि आपने डेविल के साथ डील कर ली है, सोल एक्सचेंज कर ली है, अब आपको फेम, नेम, मनी सब मिल जाएगा। ये एल्यूमिनाटी का हाँ कॉन्सेप्ट हाँ, वो वही तो वही सेम ये है। आप यहाँ पर भी एक डेविल से डील कर रहे हो, उसकी कुछ शर्तें जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। अच्छा, कंट्रोल, जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको एक अघोरी बाबा की वो सुनाई थी, तो वो लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, पहली बात। इसको सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लंबे मेथड होते हैं, कुछ छोटे। लंबा मेथड होता है कि आप काली माता की पूजा करो, पहले उनके सानिध्य में जाओ, फिर आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊपर हो जाएगा कि आप उसको इन्वोक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। फिर होता है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में बहुत सारे तरीके होते हैं, और बहुत सारे, कई लोग बताते हैं कि पेपर के ऊपर कुछ मंत्र लिखो, उनको 1 लाख बार, 1 लाख या 10 लाख बार उनको रिपीट करना होता है। और उसके साथ में और प्रोसेस होते हैं, कुछ अल्कोहल का, मीट का, ब्लड का, ऐसा सारा प्रोसेस होता है। कुछ लोग और भी छोटा शॉर्टकट बताते हैं। अगेन वही पढ़ा है मैंने, तो मेरे पास कोई इसका लेजिट सोर्स तो नहीं है, बट स्टिल बोलते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, आपको वो साधना 11-12 दिन तक, 13 दिन तक करनी होती है। त्रयोदशी होता है, हाँ 13 दिन तक। तो लास्ट के 3 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, और तीसरा जो 13वां दिन है वो आई थिंक अमावस्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। 13वां दिन ही होना चाहिए फर्स्ट जब शुरू करोगे। उसमें आपको अपना यूरिन पीना पड़ता है। उसके अलावा आप जो भी मतलब पॉटी वॉटी कर रहे हो उसको बॉडी पे लगाना होता है, और उसमें से कुछ खाना भी होता है। ऐसा ये शॉर्टकट होता है, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कोई करता है नहीं करता है। पर उन्होंने भी ऐसा कुछ ही बताया था कि अपना मलमूत्र भी, उन्होंने तो प्रोसेस वही बताया था कि पहले उन्होंने कपाली भैरव को सिद्ध करा था, फिर एक चंड भैरव को सिद्ध करा था, फिर उन्होंने शमशान में तपस्या करके बलि वली देकर ये बताया। वो सब मैं वही कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ, देखो मैं ऑनेस्टली फिर बोल रहा हूँ, बट मैंने तो कहीं पढ़ा है तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, और तो मुझे पता भी नहीं तरीके। सो द पॉइंट इज ऐसा होता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि एनीहाउ अगर आपने सिद्ध कर ली तो आएगी, आपको सब कुछ बताएगी। अच्छा, इसको आप 3 फॉर्म में सिद्ध कर सकते हो, मदर, सिस्टर और वाइफ। तो जब आप उसको वाइफ की फॉर्म में सिद्ध कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी लॉयल। आप उसके अलावा किसी दूसरी लड़की के पास भी नहीं जा सकते हो।
चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, अच्छा, सबसे दूर कर देगी। मदर की फॉर्म में किया है तो आपकी एक ही माँ हो सकती है, तो जो आपकी ओरिजिनल माँ है वो उसको मार देगी। सिस्टर की फॉर्म में किया तो अगर आपकी सिस्टर है तो उसको हटा देगी, क्योंकि वही अकेली है। आपने जिस फॉर्म में सिद्ध किया ना तो वो वही है। आपको दुनिया में जो चाहिए वो सब देगी, व्हाटएवर यू वांट सब मिल जाएगा। लेकिन जब आपकी मौत होगी तो अगले 1000 साल तक वो आपको बंधक, आपकी स्पिरिट को बंधक बना के रखती है, ऐसा कहते हैं। तो ये एक्सचेंज होता है, डील ही होती है। जैसे हमारा डील विद द डेविल बोलते हैं, तो सेम उसी तरह की कुछ डील है। और रोज़ाना उसको शराब, मीट और इंटरकोर्स, 3 चीज़ें रोज़ाना, या कई लोग बोलते हैं कि जब उसकी इच्छा हो तब, कुछ लोग कहते हैं कि पर अगर माँ या बहन के रूप में आ रही है तो भी इंटरकोर्स चाहिए होता है उसको। नहीं, फिर वो अलग हो जाता ना, फिर हर कोई उस फॉर्म में सिद्ध नहीं करता ना। और जो लोग ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। मतलब हम, सही बात है। आप, मैं, हमारे पास इतना पावर ही नहीं कि हम कंट्रोल कर पाए चीज़ों को। और मैं इंटरकोर्स का मैं बताता हूँ आपको, उसमें क्या बोलते हैं लोग कि उसमें होता है कि जिस दिन वो अपीयर होती है, सो इट इज़ अ ल्यूर। अगर आपने कर लिया इंटरकोर्स तब तो वो वैसी फॉर्म में आ जाएगी, फिर तो आप गए। फर्स्ट टाइम पे आपने सिद्ध कर लिया, उसके चक्कर में आप नहीं फंसे कि नहीं करना, बिल्कुल आप कंट्रोल में हो, तो फिर आपकी वो थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है। तो इसलिए ये भी साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि भाई नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना चाहिए। अब कई लोग ढूंढते हैं कि कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी मिल ही रही है, तो सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। हाँ, तो ऐसी एक रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास, जिसने कोशिश की थी ये सब करने की। तो यूपी का है ये इंसिडेंट। तो एक बालक था, आम बालक, आम आदमी, मतलब आम आदमी, बिल्कुल नॉर्मल आदमी, कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ। तो वो राजपूत फैमिली से था, और थोड़ा क्या है वो, मतलब सॉफ्ट टाइप का था। अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो इमेज आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रॉन्ग, हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले। बट वो क्या था, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था। उसके पूरे जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए, और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग। बाकी तो बिल्कुल दब्बू सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना। तो सब उसके मज़े लिया करते, होता ही घर में एक ऐसा बच्चा होता है। तो सबसे वो चलता था, एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया कि साला तू तो लड़का लगता ही नहीं, इससे ज़्यादा तो लड़की हो जाता। तो उसको दिल पे लग गई ये बात। अब उसके साथ कोई खेलता है, उसका एक ही दोस्त था, उसका नाम था रॉकी। तो वो और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे, बचपन से ही साथ में थे। तो ऐसे चलता रहा, 10th क्लास में पहुंचा। 11th क्लास में इसको एक लड़की मिली, उसका नाम था निकिता। तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, दोनों का रिलेशन चल गया। फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए, और वो लड़की कहीं और शिफ्ट हो गई। तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया। फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं, पर ये है, इसने बहुत, मतलब ऐसे लगा 1 डेढ़ साल इनका रिलेशन चला था ठीक ठाक। तो बड़ा खुश था, ये खुश रहता था, बहुत दिन भर बातें किया करते थे, मिला करते थे। तो इसके लिए सहारा बन गई थी वो। तो जैसे ही वो गई, ये फिर से टूट गया। अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसने क्या, ऐसे ही ये अपनी, वही बोलते हैं ना, अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग। तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला, और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी, उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन। मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है, क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। ठीक है, आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता, मेरा दोस्त है, घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला है वो होता ही नहीं। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट आ गया। अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना, रिसर्च करना शुरू किया, डार्क वेब से, इधर से उधर से, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली। फिर उसने कोशिश की करने की। तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था, उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने, उनको उच्चारण करना होता था, और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने होते थे। तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे, और साथ में थोड़ा थोड़ा अल्कोहल, उसके ऐसे कुछ प्रोसेस था। तो उसने किया। अच्छा, रहते ये रूम में, अलग अलग रूम में रहते थे, इसका अपना रूम था। तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया, इसको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई सिद्ध विद्ध कुछ नहीं, कुछ दिखी ना कुछ नहीं है, लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई। अच्छा, इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा 1 महीने का विस्की का बिल था 87,000 रुपीज़।
उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है? ओके। पूरे तेरी 87,000 रुपए एक महीने का। ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया? बिल्कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं। बॉटल्स तो ही निपटारा होगा, सोचो ना आप वो। पियक्कड़ बन गया पूरा दबा कर। पता नहीं क्या इन्वोक हुआ उसके अंदर, पहले नहीं पीता था, पर वो शायद डिप्रेशन, अकेलापन, उसको उसने सारा समझ लिया, होता ही है। अब हुआ, कब तक झेल लेगा शरीर, तो ये भाई साहब हो गए बीमार। तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया, तो इससे मिलने आया तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है, उसकी हालत ही नहीं, बिल्कुल ऐसे काल आँखों के डार्क सर्किल हो गए, बिल्कुल सूख गया है। और उसने उसको उठाया, देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया। रूम की हालत उसने देख ही ली थी। फिर हॉस्पिटल लेकर गया, हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है और इसके लीवर के अंदर 4th कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है। बोले तो एडमिट होएगा, आईसीयू में रहेगा और उसके पता नहीं बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो उसने फटाफट से घर वालों को फ़ोन कर दिया। अब घर वालों को फ़ोन करते हुए याद है कि उसका कमरा तो पूरा फैला पड़ा है। तो वो गए, तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया। बोले अब इसके फादर वगैरह आ रहे हैं, आप इसका ध्यान रखो। रूम पे गया, अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया, सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पे। तो ऐसे उसने अरेंज किया, फिर वापस आ गया, अंकल आंटी को बताया, फिर सब कुछ हुआ। 23 दिन तक वो एडमिट रहा, जिसमें से 11 दिन वो आईसीयू में था और बाकी के दिन नॉर्मल में। फिर करके शिफ्ट हुआ, फिर उसको घर पे ले गए। छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी, तो तबीयत ख़राब हो रही है। तो जब हो गए ले गए इसको, तो इधर से ये जो था रॉकी, ये भी पहुंचा घर पे उसके। जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा, उससे अकेले में बात की। बोला भाई क्या हो गया तुझे? तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को? बोला तो किन चक्करों में फंसा हुआ है? तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ हूँ? बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तेरे कब से शुरू कर दी, और तो क्यों पी रहा है मुझे पता है। तो बोलता तेरे को क्या पता है? तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे, उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे होते, मुझे आती तो है नहीं, और उनके ऊपर खून के छींटे थे, और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे। तो मेरे को बता क्या चल रहा था लाइफ में। तो उसने थोड़ा झुंझला गया, बोलता कुछ नहीं चल रहा है यार, तू फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, कुछ नहीं चल रहा है, मैं जा। उठ के चल दिया वो बात शुरू होते। रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है, तो वो भी ठीक है, अब नहीं बताना चाह रहा अगला, ये चला गया वो। अब ठीक है, अब इधर ये अपने घर पे रहा थोड़े दिन, तो फिर वापस से कानपुर गया ये, फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई, वापस से पढ़ के कैसे कर इसने 12th पास की अपनी। रॉकी से मिलता रहता था पर इस टॉपिक पे कभी बात नहीं दोबारा। फिर 12th पास करने के बाद अभी वापस अपने घर पे आया और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई, अब एक ही काम करना है, कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है। फिर से वो आई नहीं थी ना, पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं, तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई, मतलब मेरा प्रोसेस गलत है। तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो। अब वो आ गया, इनके घर के 3rd फ्लोर के ऊपर रूम था इसका, वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता, तांत्रिकों के पास गया, ढूंढे अलग अलग लोगों से, गुरु से, सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सीख सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा। तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना, रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको करता था। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 से चलता रहा। अच्छा, जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी। तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने, तो इनके घर वाले के यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा, सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है मेरा, और मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको पता था कि मेंटली वैसे अनस्टेबल है, रहने दो उसको यहीं। तो उनको चल ठीक है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब तो उसे कोई हरकतें नहीं थी। बोला चल ठीक है तू यहीं रह और कोई दिक्कत नहीं। तो चले गए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।